अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने न्यू टॉपिक से स्टार्ट लेते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर हम इसके नाम से देखें तो इधर क्या लिखा हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि कंजर्वेशन के मतलब क्या होते हैं। अगर हम देखें कंजर्वेशन के मीनिंग, तो कंजर्वेशन का मतलब होता है रिमेन सेम। कंजर्वेशन का मतलब क्या होगा हमारे पास, रिमेन सेम, यानी कि क्या रहना चाहिए, इसकी वैल्यू सेम रहनी चाहिए बिफोर और आफ्टर प्रोसेस। जिसकी वैल्यू सेम रहेगी उसे हम क्या कहेंगे, किसी भी चीज़ की वैल्यू सेम रहेगी बिफोर और आफ्टर कॉलिजन या प्रोसेस, वो हमारे क्या कहलाएगा, कंजर्वेशन कहलाएगा। अब हम इधर बात कर रहे हैं मोमेंटम के हवाले से, तो इसका मतलब ये है कि बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन कंजर्वेशन की जो वैल्यू होगी वो क्या रहेगी, रिमेन सेम। यानी कि अगर मैं मोमेंटम की बात करूँ बिफोर द कॉलिजन, जो उसकी वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन के बराबर होगी। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कॉलिजन किसके इक्वल होगी, टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, अब हम इसके स्टेटमेंट पढ़ते हैं और स्टेटमेंट में देखते हैं कि इसमें क्या प्रूफ करना है। तो स्टेटमेंट इधर लिखी हुई है मैंने, द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। कि जो हमारा टोटल मोमेंटम होगा आइसोलेटेड सिस्टम का, वो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट रहना चाहिए यानी कि चेंज नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट का क्या मतलब इधर, जो चेंज ना हो, जो फिक्स हो, बिल्कुल जो बिल्कुल फिक्स हो, उनकी वैल्यूज़ में कोई चेंजिंग ना आए। तो मैं इसको समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम आपके पास ड्रॉ करी है, जो कि आपको सामने नज़र आ रही होगी। मैंने दो स्फीयर लिए हैं, एक स्फीयर को नाम दिया है ए और एक स्फीयर को नाम दिया है बी का। और ए का जो स्फीयर है उसके मास को मैंने नाम दिया है m1, और जो बी स्फीयर लिया है उसके मास को मैंने नाम दिया है m2। ठीक है, अब ये दोनों स्फीयर हैं। अब ये दो स्फीयर मूव करना स्टार्ट करते हैं, मोशन अपना स्टार्ट करते हैं एक स्ट्रेट लाइन के अंदर। एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ये मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। उस डायरेक्शन के अंदर मैंने आपको डायरेक्शन शो करी हुई कि इस डायरेक्शन के अंदर क्या कर रही है, मूव कर रही हैं ये दो स्फीयर्स, क्या कर रही हैं, ये दो मूव कर रही हैं बॉडीज़। ठीक है, अब हम बॉडी ए, जो स्फीयर ए है हमारे पास, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं u1 से। इसकी जो वेलोसिटी होगी, जाहिर सी बात है इनिशियल वेलोसिटी होगी, तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ किससे, u1 से। अब अगर मैं स्फीयर बी की बात करूं, यानी स्फीयर बी की बात करूं, तो अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी मैंने u1 दी है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी मेरे पास, सिंपल u2 इसकी इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास इधर इसकी आ जाएगी u2। ठीक है, दोबारा बताता हूँ कि ये बिफोर कॉलिजन है, यानी कॉलिजन से पहले की कंडीशन जो है इसके अंदर ये मैंने लिखी है। क्या लिखी है कि बिफोर कॉलिजन मतलब दो स्फीयर लिए हैं, एक स्फीयर का नाम दिया ए, एक स्फीयर का नाम दिया बी। ए जो स्फीयर है उसका मास का मैंने नाम दिया m1, और जो बी स्फीयर है उसका मास का नाम दिया मैंने m2। ठीक है, अब ए जो स्फीयर है हमारे, उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी, उसको नाम दे देता हूँ मैं u1 का, और जो बी की इनिशियल वेलोसिटी होगी उसको नाम दूंगा मैं u2 का। ठीक है, अब एक ऐसी कंडीशन रखता हूँ मैं, कंडीशन क्या रखता हूँ कि u1 जो होगा ना वो क्या हो जाए, u1 ग्रेटर हो जाए u2 से। मतलब सर मतलब ये है कि अगर बॉडी ए, स्फीयर ए की स्पीड क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, क्योंकि स्पीड है, वेलोसिटी है। ठीक है, अगर स्पीड जो है u1 यानी कि बॉडी स्फीयर ए की ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, सर ये होगा कि बी मूव कर रहा होगा, जाहिर सी बात है अपनी स्पीड से, ए भी मूव कर रहा होगा, मगर एक ऐसा टाइम आ जाए कि u1 की हमारी क्या हो जाए, वैल्यू ज़्यादा हो जाए u2 से, तो क्या होगा, कुछ ऐसी कंडीशन आएंगी कि आपस में क्या करेंगे, ये लोग कोलैप्स करेंगे, कोलाइड करेंगे। तो ये मैंने आपको m1 और m2 का कॉलिजन दिखाया है, और ये कब होगा, जब u1 क्या होगा, ग्रेटर देन होगा u2 के। अब जाहिर सी बात है u2 की जो स्पीड होगी, फर्स्ट करें ये 5 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, और ये u1 क्या है, इससे ग्रेटर है, तो इसको जाहिर सी बात है 5 से ग्रेटर क्या लगेंगे, हम फर्स्ट कर लें, हम इधर 7 ले लेते हैं। तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि ये क्या करेगा, इससे बी से कोलाइड करेगा, और एक कॉलिजन के ऊपर जो हमारे पास कंडीशन ड्रॉ होगी वो ये होगी कि m1 कोलाइड करेगा m2 से। ठीक है, m1 जैसे ही m2 से कोलाइड करेगा यहाँ पे, तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू थर्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हमारे पास जो है, कोई भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या है कि किसी भी फोर्स का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन हमारे पास, किसी भी फोर्स का हमारे पास क्या आता है, एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन हमारे पास आता है। तो m1 जैसे ही m2 के ऊपर रिएक्ट करेगा, यानी कि फोर्स लगाएगा, तो इसके नतीजे में अकॉर्डिंग टू थर्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन m2 भी क्या करेगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, इक्वल फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। जब ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाएगा
तो क्या होगा आपके पास m, जैसे फोर्स लगाएगा तो m1 पीछे आएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में और m2 हमारा नेक्स्ट आगे मूव करते रहेगा। और आफ्टर कॉलिजन हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन ड्रॉ होगी जो, और आफ्टर कॉलिजन के बाद जो मैं वेलोसिटी का नाम दूंगा स्फीयर ए को, उसका नाम दूंगा फाइनल वेलोसिटी को v1 से, और स्फीयर जो मेरे पास b है उसकी फाइनल वेलोसिटी को नाम दूंगा v2 का। ठीक, तो मैंने क्या करा इधर, मैंने आपको डायग्राम से इधर समझाने की कोशिश करी है, दोबारा इसको मैं आपको समझाता हूँ। इधर देखें, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने दो स्फीयर लिए, ठीक है, एक स्फीयर ए एक स्फीयर बी। स्फीयर ए के मास को नाम दिया m1, स्फीयर बी के मास को नाम दिया m2। इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटीज होंगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी जिससे ये मूव कर रहे होंगे। स्फीयर ए की जो इनिशियल वेलोसिटी है इसको मैंने नाम दिया u1 का, और स्फीयर बी की जो इनिशियल वेलोसिटी इसको नाम दिया u2 का। अब एक ऐसी कंडीशन में रखूँगा कि u1 क्या हो जाए, u2 से ग्रेटर हो जाए। जैसे ही u1 u2 से ग्रेटर होगी तो आपको पता है कि इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी u1 की, और u2 की स्पीड अपनी वही रहेगी। अब जब u1 जो है u2 से टकराएगा, कोलाइड करेगा, तो हमारे पास कुछ ऐसी डायग्राम शो करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो एट कॉलिजन के ऊपर ये होगा कि m1 m2 के ऊपर क्या करेगा, कोलाइड करेगा, और जैसे ही m1 m2 के ऊपर फोर्स लगाएगा तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होगा, m2 भी जो है m1 के ऊपर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा इक्वल मैग्नीट्यूड, मगर क्या अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास आफ्टर कॉलिजन ये कंडीशन हमारे पास आएगी, और जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होगी स्फीयर ए की उसे हम नाम देंगे v1 का, और स्फीयर बी की जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसे हम नाम देंगे v2 का। तो ये मैंने आपको कंडीशन बताई है कि बिफोर कॉलिजन, एट कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन ये कंडीशन हमारे पास आएगी। और हमें क्या निकालना है, हमें ये करना है कि बिफोर कॉलिजन जो इसका टोटल मोमेंटम है ना ए और बी का, इसका, और आफ्टर कॉलिजन का जो इसका मोमेंटम है ए और बी का, ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, वैल्यू सेम होनी चाहिए, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही कहता है कि बिफोर द प्रोसेस और आफ्टर द प्रोसेस द वैल्यू मस्ट बी इक्वल। तो ये बिफोर द कॉलिजन है, आफ्टर कॉलिजन, इसका जो मोमेंटम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब मैंने इसकी स्टेटमेंट लिखी थी, तो ये लिखा हुआ है द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट, यानी कि वैल्यू फिक्स होनी चाहिए। अब अगर हम इसकी डेरिवेशन के हवाले से बात करें तो इसकी डेरिवेशन हम देखते हैं, कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम, हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम को कंसीडर किया ऑफ टू स्फीयर्स। हमने क्या करा, एक आइसोलेटेड सिस्टम सपोज किया और उसके दो स्फीयर्स हमने ड्रॉ कर दिए, एक स्फीयर ये एक स्फीयर ये, एक को नाम दिया ए एक को नाम दिया बी, हैविंग मासेस m1 एंड m2। सही है कि हैविंग मासेस m1 एंड m2, एक का मास m1 दिया और एक का मास क्या हमने दिया m2। आगे बढ़ते हैं, आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, और वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहा है किसके अंदर, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहे हैं। m1 भी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और m2 भी स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है, विथ इनिशियल वेलोसिटीज u1 एंड u2 रिस्पेक्टिवली। और जो हमारे स्फीयर ए है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको हम नाम देते हैं u1 का, और जो स्फीयर बी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी को हम नाम देते हैं u2 का। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है सच दैट u1 इज ग्रेटर देन, सच दैट u1 इज ग्रेटर देन u2। अब एक कंडीशन इसने बताई है कि u1 क्या हो जाए, u2 से ग्रेटर हो जाए, तो क्या होगा, ऑब्वियसली आपको पता है, देन स्फीयर ऑफ मास m1, जो हमारे पास स्फीयर होगा a, वो क्या करेगा, कोलाइड करेगा, किससे करेगा कोलाइड, या किसके पास पहुंचेगा, अप्रोचेस द स्फीयर ऑफ मास m2 एज दे मूव। जैसे ही वो मूविंग स्टार्ट करेंगे, दैट सी बात है, ये b रखें और ये हमारे पास a है, ठीक है, ये b अपनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और u1 क्या है, इससे ज़्यादा है, तो क्या होगा, कुछ ऐसा टाइम आएगा कि ये क्या करेगा, आपस में कोलाइड करेंगे। अब जब ये स्फीयर ए है, स्फीयर ए ने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करी, तो जो हमारे पास स्फीयर बी होगा वो भी क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसके ऊपर इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, और इस कंडीशन में ये आफ्टर कॉलिजन हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी। तो मैंने आपको ये जो कंडीशन मैंने आपको बताई है, बिल्कुल ये डायग्राम के अंदर मैंने आपको ये समझाई हुई है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये लिखेंगे कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ स्फीयर ए। अगर हम आपसे बात करें कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ स्फीयर ए की, कि भाई हमारे पास स्फीयर ए की अगर हम बात करें, इधर इनिशियली बात करें, तो इसका मोमेंटम क्या होना चाहिए, आपको पहले तो बात मोमेंटम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, p इक्वल टू किसके बराबर होता है, mv, ठीक है, मास और वेलोसिटी के बराबर होता है मोमेंटम। अब अगर मैं ए की बात करूं इधर, तो मुझे बताएं मास क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा सर, है ना भाई, मास का m1 हो जाएगा, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है u1, तो इधर क्या आ जाएगा, v को हटा के क्या आ जाएगा, इसकी वेलोसिटी u1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा,
सिंपल हमारे पास u1 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप हम बात करें स्फीयर बी के हवाले से, और स्फीयर बी के अगर मैं आपसे मोमेंटम पूछूं तो इसका हम मोमेंटम किस तरह निकालेंगे? सर फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एम वी। ये मैं आपसे स्फीयर बी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, P इज इक्वल टू एम वी। मास क्या है सर? 2 है, तो इधर 2 लिख देते हैं। ठीक, और वेलोसिटी क्या है सर इसकी वेलोसिटी इनिशियली वेलोसिटी u2, किसकी? बॉडी स्फीयर बी की मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? m1 u1 और m2 u2। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा इधर कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ स्फीयर A इज इक्वल टू m1 u1 और इनिशियल मोमेंटम ऑफ स्फीयर B इज इक्वल टू m2 u2। तो मैंने इधर यही लिखा है कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ स्फीयर A किसके बराबर होगा? m1 u1 के, और इनिशियल मोमेंटम ऑफ स्फीयर B किसके बराबर होगा? m2 u2 के। ठीक है, अगर मैं आपसे टोटल मोमेंटम की बात करूंगा, जब टोटल का बात आ जाए, जिक्र आ जाए, तो हम क्या करते हैं? सिंपल सारी चीज़ों को आपस में ऐड कर देते हैं। तो मैंने इधर यही लिखा है कि टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन। तो क्या करेंगे? इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, क्योंकि कितनी बॉडीज है हमारे पास? स्फीयर ए है और एक बॉडी कौन सी है हमारे पास? स्फीयर बी है। तो इन दोनों के मोमेंटम को हम क्या कर देंगे? इसको हम ऐड कर देंगे। तो क्या होगा? m1 u1 प्लस m2 u2। हमारे पास इधर एक कंडीशन आ गई है। ये क्या है? हमारे पास मोमेंटम है बॉडीज का बिफोर कॉलिजन। ये हमारे पास कौन सा मोमेंटम है? बिफोर कॉलिजन। ठीक है, अब हमें निकालना है आफ्टर कॉलिजन इसका मोमेंटम क्या होना चाहिए। अब हम उसकी तरफ देखते हैं। अब हमने बात करी यहाँ पे मोमेंटम बिफोर कॉलिजन। ठीक है, अब हम बात करेंगे टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। अगर मैं आफ्टर कॉलिजन की अगर आपसे बात करूँ तो इधर भी क्या करेंगे? हम बॉडी ए यानी स्फीयर ए का मोमेंटम और स्फीयर बी का मोमेंटम पहले तो निकालते हैं। इधर किस तरह निकालेंगे? आपको पता है कि मोमेंटम किसके बराबर होता है? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? एम वी। ठीक है, अब मुझे बताएं इधर मास क्या आएगा? सर m1 है। स्फीयर ए की अगर बात करें, है ना भाई, स्फीयर ए का क्या मास है? 1 है ना, तो इधर m1 लगा दो। और वेलोसिटी अगर मैं बात करूँ तो क्या आएगा सर? इधर v1, तो इधर v1 लगा दो। अगर स्फीयर बी की मैं अगर मोमेंटम की बात करूँ तो क्या होगा? एम वी होता है ना फॉर्मूला, तो m2 हो जाएगा, तो m2 कर दो। और वेलोसिटी v2 है, तो इधर v2 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? स्फीयर ए का जो मोमेंटम आएगा वो क्या आएगा? m1 v1, और स्फीयर बी का जो मोमेंटम आएगा वो क्या आएगा? m2 v2। अब अगर मुझे टोटल मोमेंटम निकालना होगा तो वही बात, स्फीयर ए के मोमेंटम को और स्फीयर बी के मोमेंटम को आपस में क्या कर दूंगा? प्लस कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास टोटल मोमेंटम आ जाएगा। फिलहाल मैं इधर स्टेटमेंट मैंने लिखी है कि अगर इफ़ u1 इज़ ग्रेटर देन u2, अगर u1 ग्रेटर देन हो जाए u2 से, तो आफ्टर सम टाइम m1 क्या करेगा? किसको हिट करेगा? m2 को हिट करेगा। m1 क्या करेगा? m2 को हिट करेगा विथ सम फोर्स। जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ फोर्स होगी जिससे वो हिट करेगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से कि हर रिएक्शन का कोई ना कोई अपोजिट और इक्वल रिएक्शन होता है, इसीलिए m2 भी क्या करेगा? बिल्कुल ही उसी मैग्नीट्यूड के साथ जिस तरह m1 ने m2 के ऊपर फोर्स लगाई थी, उसी तरीके से m2 भी m1 के ऊपर क्या करेगा? इक्वल पर एक अपोजिट रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा m1 के ऊपर। उसके बाद क्या कंडीशन हमारे पास होगी? उसके बाद जाहिर सी बात है टकराने के बाद, कॉलिजन के बाद इसकी वेलोसिटीज़ चेंज हो जाएगी, और चेंज होकर क्या हो जाएगी? उनकी वेलोसिटीज़, नाउ देयर वेलोसिटीज़ बिकम v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली आफ्टर कॉलिजन। तो मैंने आपको बताया आफ्टर कॉलिजन इसकी वेलोसिटीज़ v1 v2 हो जाएगी। तो अगर खैर हम ये डायग्राम ही समझ लें तो ये सब कुछ हम अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। बिल्कुल जो मैंने डायग्राम में इधर आपको बताया वही चीज़ें मैंने इधर क्या करी हैं? डेरिवेशन के अंदर अपनी लिखी हैं। तो ये बहुत आसान डेरिवेशंस होती हैं, और फिजिक्स के अंदर तो बहुत सारी डेरिवेशंस होती हैं, खैर डेरिवेशन ही डेरिवेशन होती हैं। तो इसको आप करिए, और ये पेपर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो खैर हम अब करते हैं। तो फाइनल मोमेंटम ऑफ स्फीयर ए की अगर हम बात करें, फाइनल मोमेंटम ऑफ स्फीयर ए, तो उसका क्या हमने मोमेंटम निकाला था? m1 v1। तो m1 v1 मैंने इधर लिख दिया। और फाइनल मोमेंटम ऑफ स्फीयर बी हमने क्या निकाला था? ये रहा ना m2 v2। तो इधर क्या लिखेंगे? m2 v2। अगर मैं बात करूँ आपसे कि टोटल निकालना है, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम की अगर मैं आपसे बात करूं तो हम किस तरह निकालेंगे? इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में क्या कर देंगे? हम इन दोनों वैल्यूज़ को हम आपस में ऐड कर देंगे, और ऐड करने पे क्या होगा? हमारे पास m1 v1 प्लस होगा किससे? m2 v2 से प्लस हो जाएगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कॉलिजन किसके बराबर होना चाहिए? टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन के। तो हम आप मुझे देख के बताएं कि टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कॉलिजन हमने क्या वैल्यू ली थी? टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कॉलिजन क्या वैल्यू ली थी हमने?
m1u1 प्लस m2u2, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, m1u1 प्लस m2u2 जो हमें निकाली थी, इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू मैंने लिखा, और क्या लिखा हुआ है, टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन हमने क्या निकाली है, वो आप इधर देख सकते हैं, हमने ये वैल्यू निकाली थी, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने निकाली, क्या निकाली थी, m1v1 प्लस m2v2, तो इधर मैंने क्या लिख दिया, m1v1 प्लस m2v2। तो बहुत ईजी टॉपिक है ये, मगर अगर समझ आए तो अब मैं काम करता हूँ, इसको समराइज़ कर देता हूँ, ताकि अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप अब भी समझ सकते हैं। मैंने कुछ नहीं करा, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हवाले से, तो सबसे पहले हमने ये करना है कि कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि कंजर्व रहना, कंजर्व मतलब सेम रहना, वैल्यू क्या रहना, सेम रहना, बिफोर और आफ्टर प्रोसेस अगर हमारे पास वैल्यू सेम रहे किसी भी चीज़ की, तो वो क्या कहलाता है, कंजर्वेशन। और इधर मोमेंटम की बात हो रही है, तो मोमेंटम यानी कि बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन मोमेंटम की जो वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, हमेशा कंजर्व होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो स्टेटमेंट यही लिखी हुई है कि द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होता है, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, हमेशा सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है। अब डेरिवेशन स्टार्ट करी मैंने डायग्राम से कि बिफोर कॉलिजन अगर मैं आपसे बात करूं तो दो स्फीयर लिए मैंने, एक स्फीयर लिया ए, एक स्फीयर लिया बी। स्फीयर ए के मास को मैंने नाम दिया m1 और स्फीयर बी के मास को मैंने नाम दिया m2। स्फीयर ए की कुछ ना कुछ वेलोसिटी से वो मूव कर रहा होगा, जिसको मैंने नाम दिया u1, u1 मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ m1। अब मैं अगर स्फीयर बी की वेलोसिटी की बात करूं तो उसकी वेलोसिटी को मैंने नाम दिया u2 का, u2 मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्फीयर बी हैविंग मास m2। अब मैंने कंडीशन ड्रॉ करी, कंडीशन क्या ड्रॉ करी, कंडीशन मैंने ये ड्रॉ करी कि u1 इज़ ग्रेटर देन u2 अगर हो जाए, अगर u1 अगर स्फीयर ए की स्पीड ज़्यादा तेज़ हो जाए बानिस्बत किसके, u2 के। आसान वर्डिंग में अगर मैं बोलूँ तो u1 स्फीयर ए की स्पीड ज़्यादा तेज़ हो जाए और बी की क्या हो जाए, थोड़ी सी हल्की हो उसके मुकाबले में, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा टाइम पीरियड आएगा कि m1 यानी कि स्फीयर ए बी से क्या कर जाएगा, कोलाइड कर जाएगा। ये देखें एक कॉलिजन के ऊपर मैंने आपको एक कंडीशन बना के दी हुई है कि m1 जैसे ही m2 से कोलाइड करेगा, तो क्या इधर कंडीशन प्रोवाइड हमारे पास होगी कि m1 जैसे ही m2 के ऊपर कोलाइड करेगा कुछ फोर्स से, तो क्या होगा, m2 भी m1 के ऊपर क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स क्या होगी, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होगी पर डायरेक्शन क्या होगी उसकी बिल्कुल अपोजिट, क्योंकि ये हमें कौन बताता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें यही बताता है। ठीक, खैर इसको अब ये जैसे ही अपोजिट फोर्स इसके पास आएगी तो हमारे पास आफ्टर कॉलिजन एक ऐसी कंडीशन ड्रॉ होगी जिसके बाद हम इसकी वेलोसिटी जाहिर सी बात है चेंज हो जाएगी, तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी इसको हम नाम देंगे v1 का, और जो बॉडी बी की फाइनल वेलोसिटी होगी इसको नाम देंगे हम v2 का। ठीक, अगर मैं आपसे बॉडी ए का मोमेंटम अगर मैं पूछूं तो किस तरह हम निकालेंगे, हमें पता है मोमेंटम का फॉर्मूला होता है क्या, P इज इक्वल टू mv। तो मैंने इधर क्या करा, मास हमारा m1 था तो हमने m1 लिखा, वेलोसिटी हमारे पास क्या u1 तो u1 लिख दिया। बॉडी b की बात करूं तो mv फॉर्मूला होता है मोमेंटम का, और m मतलब m2 और v वेलोसिटी मतलब इसकी क्या है u2, तो मैंने इस तरह u2 लिख दिया। तो इन अगर मैं टोटल मोमेंटम की बात करूँ तो इस दोनों को आपस में क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो इसलिए मैंने इधर लिखा कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ स्फीयर ए जो हमने निकाला था, क्या निकाला हमने m1 u1 निकाला, और इनिशियल मोमेंटम ऑफ स्फीयर बी हमने क्या निकाला है m2 u2। अगर मैं आपसे बात करूँ टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद हमारे पास एक ऐसी कंडीशन आएगी कि m1 u1 प्लस m2 u कंडीशन आ जाएगी। अब मैंने इसको क्या लिखा, मैंने इंग्लिश में लिखा कि इफ़ u1 इज़ ग्रेटर देन u2, कि अगर स्फीयर ए की वेलोसिटी जो u1 थी वो अगर ग्रेटर देन हो जाए u2 से, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा भाई, m1 किसको हिट करेगा, m2 को, जाहिर सी बात है, ठीक है, किससे, कुछ फोर्स लगाएगा, जैसे जब हिट करेगा तो कुछ ना कुछ फोर्स से ही लगाएगा, हिट करेगा। हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन m2 भी क्या करेगा, एक इक्वल फोर्स लगाएगा, मगर उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, उनकी जो वेलोसिटीज हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी, और चेंज होकर u1 u2 से क्या हो जाएंगी, v1 v2, जो हमारी फाइनल वेलोसिटीज होंगी आफ्टर कॉलिजन के बाद। अगर मैं आपसे बात करूँ फाइनल मोमेंटम ऑफ स्फीयर ए, तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है मोमेंटम का, p इज इक्वल टू mv। तो मास क्या हो जाएगा, m1 वेलोसिटी v1 हो जाएगा, तो मैंने इधर m1 v1 लिख दिया। और अगर मैं इधर बात करूं तो मास m2 होगा और v2 इधर हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। अगर मैं टोटल आपसे मोमेंटम की बात करूं स्फीयर ए और बी आफ्टर कॉलिजन, तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में क्या कर देंगे, सिंपल ऐड कर देंगे। तो मैं इधर क्या लिखा, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो m1 v1 प्लस m2 v2 मेरे पास इधर टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आ जाएगा आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, इधर आपने लिखना है क्या, आफ्टर कॉलिजन।
इधर आप लोगों ने लिख लेना है आफ्टर कॉलिजन, ठीक है। अब हमें जैसे कि पता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि हमें क्या बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि जो आपके पास मोमेंटम होगा बिफोर द कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन वो क्या होना चाहिए हमेशा, वो हमेशा होना चाहिए सेम। तो उसी कंडीशन को हम मद्देनज़र रखते हुए देखते हैं। तो जो हमारे पास टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कॉलिजन था वो हमें क्या वैल्यू निकाली थी, ये रही टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कॉलिजन m1u1 प्लस m2u2। तो उसकी जगह मैंने m1u1 प्लस m2u2 लिख दिया। और टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कॉलिजन जो हमने वैल्यू निकाली थी ये रही, क्या है m1v1 प्लस m2v2, इधर मैंने राइट डाउन कर दी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर नहीं कोई भी आपको क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आई है तो आप लोग इस नंबर के ऊपर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन और मास और वेट में थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। और बाकी अगर इससे यूनिट 2 मैंने पूरा अपलोड कर दिया अपने चैनल पे और यूनिट 3 की भी फर्स्ट मैंने आपको वीडियो अपलोड कर दी है चैनल पे, तो अगर आप लोगों को देखना हो तो आप लोग वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।